हेलो जैन दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज का सेशन आपके लिए पूरे 50 दमदार बेमिसाल प्रश्नों का होने वाला है, जिसके अंदर हम जीके के 15, साइंस के 15, मैथ के 15 और रीजनिंग के 5 दमदार प्रश्न डिस्कस करेंगे। अब आपको समय भी आ गया है कि 50 में से ना 40 प्लस प्रश्नों का टारगेट आपको दिया जाए। और याद रखना कि जो पिछले 3 सालों के पेपर हुए हैं ना, उनका गहन अध्ययन करके आपके लिए मैं पेपर बना के लाया हूं। ये कोई आम पेपर नहीं है, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाला, आपकी तैयारी परखने वाला एक दमदार पेपर है। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। और आगे बढ़ने से पहले भाई, कल आप लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया है कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, वो चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि गुरुजी मॉक टेस्ट का प्राइस 99 है, थोड़ा सा कम कर दीजिए कि हम लोग भी परचेस कर पाए और आखिरी के समय में हम लोग तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो आप सभी की डिमांड पर, जो आप सभी मुझसे इतना प्यार करते हो भाई, हमारे कंटेंट को चाहते हो, क्योंकि डिमांड में है इसलिए आप सभी डिमांड भी कर रहे हैं। आप सभी के लिए ना हमारे जो 30 दमदार पेपर थे, उनका प्राइस केवल 2 दिन के लिए 79 कर दिया है भाई। अब प्रतीक्षा मत करना, इंतजार मत करना एग्जाम आने का। एग्जाम आने तक ये 30 पेपर एग्जाम जैसे देकर देख लो कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। 2 दिन के लिए ऑफर है 79 का। मेरे भाई आपसे बात कर रहा हूं, परचेस करके अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है और आप लोग अपना पेमेंट कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी आपकी। फिर भी अगर किसी को समस्या आ रही है तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन आएगा जी माई कोर्स का। एप्लीकेशन खोलने के बाद माई कोर्स पे क्लिक करके आप लोग अगर टेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने परचेस किए हैं टेस्ट, वो यहां पर सारे शो हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी ई बुक परचेस की है तो आप लोग माई कोर्स पे क्लिक करके कोर्स पे क्लिक करना, यहां से आपको ई बुक दिख जाएगी। बस याद रखना, मैं अपने मॉडल पेपर में भी आपको टारगेट दे रहा हूं, 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन राइट करने का टारगेट आपको अपने मॉडल पेपर्स में भी दे रहा हूं। स्कोर कैसे बढ़ाना है वो मैंने कल वीडियो अपलोड कर दिया है, इसके बाद जाके उसको भी देख लेना साहब, ठीक है। टेंशन खत्म हो गई सभी की, परचेस करिए, तैयारी को मजबूत करिए भाई। और ई बुक अभी भी 79 के अवेलेबल है। जिसने अभी तक स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं ली है, आखिरी के समय में भी पढ़ लेना, बहुत सारी चीजें आपके पास फंस जाएंगी साहब। ये रहा हेल्पलाइन 8930141125। कुछ ज्यादा ही अर्जेंट होगा तभी कॉल या मैसेज करिएगा, वरना ऐसे मत करना साहब। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है जी? मैं आज समय भी नहीं लूंगा क्योंकि आज की क्लास रिकॉर्डेड प्रीमियर है ना। मैं 2 दिन के लिए बाहर हूं, पर मैं सोच रहा था आपकी क्लास डिस्टर्ब ज्यादा ना हो तो मैं रिकॉर्ड करके गया हूं। और ये मैंने बहुत दिल से क्लास बनाई थी आपके ऑनलाइन के लिए, पर कोई बात नहीं, बात वही है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आप ही का फायदा, समय कम लगेगा। देखिए साहब, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, क्या मेरे सभी भाई ऑप्शन है कनाडा को आंसर दे रहे हैं? कनाडा बिल्कुल सही है साहब। संयुक्त राज्य अमेरिका से ना 2-3 चीजें याद रखना। एक ली गई है साहब स्वतंत्र न्यायपालिका, एक ली गई है जी न्यायपालिका के पुनरावलोकन की शक्ति, और दूसरा उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये यूएसए से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बस आपको समवर्ती सूची याद रखना है, ये ज्यादा आप सभी के एग्जाम में आता है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है जी? आप सभी को नीति निर्देशक तत्वों के बारे में तो पता ही है, बताने की जरूरत भी नहीं है। साथ में याद रखना जी, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका नॉमिनेशन यानी कि नामांकन लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है साहब, कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? जैसे संघ, राज्य और समवर्ती सूची, करवाया हुआ प्रश्न है। और सूचियों से संबंधित आपके पास प्रश्न बहुत आते हैं मेरे भाई। चलिए भाई आंसर क्या करेंगे, आंसर मैच करना भाई। जिस भी मेरे भाई ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना, 7वीं अनुसूची बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये 6ठी अनुसूची तो मैंने आपको परसों ही बताया था ना, क्या है साहब? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों को विशेष आरक्षण दिया गया है। 8वीं अनुसूची में तो आप सभी को पता है गुरुजी, इसके अंदर तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है जी, है ना। नंबर 3 देखिएगा जी सामने, विंग्स इंडिया 2026 शिखर सम्मेलन
कहां आयोजित किया गया था? जितने भी सम्मेलन है ना, मैं करंट अफेयर की क्लास भी लूंगा आपकी एग्जाम से पहले एक पूरी कंप्लीट, उसके अंदर मैं सारे सम्मेलन आपको करवाने की कोशिश करूंगा, है ना, क्योंकि यहां से पिछली बार भी प्रश्न आए थे। आंसर मैच करिए मेरे भाई। विंग्स इंडिया 2026 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है? आप सभी ऑप्शन डी हैदराबाद को आंसर देंगे। हैदराबाद में आयोजित किया गया है। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। कुमुदनी लखिया को किस नृत्य में उनकी क्रांतिकारी कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है? देखो, कुमुदनी लखिया वो हैं, इन्होंने एक अकादमी की भी स्थापना की है, उसका नाम है जी कदम्ब डांस अकादमी। किसने की है साहब? कुमुदनी लखिया ने की है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका संबंध किससे है जी? क्या सभी मेरे भाई और उनकी बहनें ऑप्शन एक कथक को दे रही हैं? कथक बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, कथक से ना आप सभी को बिरजू महाराज जी के बारे में तो पता है, वो मैं लिखूंगा नहीं। आप सभी को ना शोभना नारायण जी के बारे में पता होना चाहिए। शोभना नारायण कौन सा नृत्य करती हैं? तो कथक करती हैं। और इसके अलावा मेरे सभी भाइयों को ना सितारा देवी के बारे में भी पता होना चाहिए। शोभना नारायण और सितारा देवी कथक नृत्य के लिए जानी जाती हैं। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं साहब। टेस्ट लगाओ बस, आज आपकी प्रैक्टिस जांची जाएगी। आपकी प्रैक्टिस कितनी है साहब? भारत ने किस वर्ष फील्ड हॉकी में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? चलिए मेरे भाई, इसका आंसर कर दो फटाफट से। एक मिनट, फोन साइलेंट कर दें। भारत ने किस वर्ष फील्ड हॉकी में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था? समय मत लगाना भाई, प्रश्न आपके सामने ही है स्क्रीन पर। चलो इसका आंसर जल्दी से कर दो। क्या आंसर इसका होगा साहब? भारत ने टोटल, आप सभी को पता है ना, 8 मेडल जीते हुए हैं। ये सारी चीजें भूलना नहीं, एग्जाम से पहले आपको याद रखनी है। चलो जी, फोन साइलेंट हो गया अपना, स्टार्ट करें जी। देखो, भारत ने फील्ड हॉकी में अपना जो पहला गोल्ड जीता था वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। और अगर बात करेगा ना कि अंतिम गोल्ड मेडल कब जीता है, भारत ने अंतिम गोल्ड 1980 में जीता था। उसके बाद फिर गोल्ड मेडल नहीं जीता है हॉकी में। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अब ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो मैं आपको करवा ही चुका हूं दोस्त, इसमें तो गड़बड़ नहीं करना। उमर अब्दुल्ला बताया था साहब। जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान में कौन है? मुख्यमंत्री हैं। ये मनोज सिन्हा का भी बता रखा है साहब। ये जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान में कौन है जी? गवर्नर हैं, है ना। के कैलाशनाथन भाई, ये तो मैंने आपको प्रश्न स्पेशली कराया था। पुडुचेरी के कौन है साहब? ये उपराज्यपाल है। गवर्नर को उपराज्यपाल कहा जाता है वहां पर, या प्रशासक कहा जाता है। चीजें समझ में आई हैं? आप कहोगे गुरुजी फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, एन रंगास्वामी जो है वो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर है? चलो फिर नंबर 7, भारतीय थल सेना की कौन सी कमान मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का प्रबंधन करती है? LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। और अगर LOC भी पूछ लेगा ना, LOC जो कि जम्मू एंड कश्मीर की नियंत्रण रेखा है, तो उसका भी आंसर बिल्कुल सेम होगा आपका। आंसर करिए मेरे भाई। चलें भाई, सॉल्यूशन पे आंसर मैच करना। अगर आप सभी उत्तरी कमान को आंसर दे रहे हैं जो कि उधमपुर में है, तो आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने देखो भाई। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? जितने भी आपके एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं वो सारे ही प्रश्नों को कराने का आपके लिए प्रयास कर रहा हूं साहब। ठीक है, चलें सॉल्यूशन पर। देखो भाई, कपास की बात करेंगे तो गुरुजी कपास गुजरात, हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का क्लियर है जी, है ना। इसके अलावा गुजरात जो है ना, वो मूंगफली का भी सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न सामने है भाई, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसमें एक ना छोटा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। करिए शाबाश, दबाकर आंसर करेंगे जी। देखो भाई ध्यान से समझना, अगर बात करेंगे 15 मार्च की, तो आप कहोगे जी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। ये बिल्कुल सही हो गया साहब। 10 दिसंबर को आप सभी को पता है जी, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन
राइट डे। और 24 दिसंबर को याद रखना साहब, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे। और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाया। नंबर 10, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है और मैं इसको स्टार कर देता हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न समझ लो, अल नीनो की घटना जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है किस महासागर में उत्पन्न होती है जी? अल नीनो की घटना जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है किस महासागर में उत्पन्न होती है? क्या आंसर करेंगे? शाबाश। चलें भाई सॉल्यूशन पर ध्यान से समझिएगा। अगर आप सभी यहां पे ऑप्शन डी प्रशांत महासागर दे रहे हैं जो कि भारत का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत, राइट आंसर है अल नीनो की घटना प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, वैदिक साहित्य में रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? लो मेरे भाई, इस प्रश्न को सॉल्व कर दो साहब। वितस्तता, अस्किनी, पुरुषणी या फिर शतुद्री? क्या आंसर करोगे जी? आज फटाफट चल रही है ना क्लास, फटाफट से टेस्ट लगाना बस, फटाफट से, ठीक है। 50 प्रश्नों को रगड़ देना समय से पहले आज। देखो साहब, वैदिक साहित्य में रावी नदी का प्राचीन नाम, वितस्तता सभी को पता होना चाहिए, वितस्तता गुरुजी झेलम नदी का प्राचीन नाम है। अस्किनी की बात करेंगे सर जी, अस्किनी तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। पुरुषनी की बात करेंगे तो ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। शतुद्री जो है वो सतलुज नदी का प्राचीन नाम है साहब। एक इंपॉर्टेंट रह गया है इसमें, अगर विपाशा की बात करेगा ना, विपाशा, विपाशा बासु नहीं, विपाशा, तो विपाशा जो है ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम हुआ करता था। हमसे रावी बोला है तो हम लोग पुरुषनी को आंसर यहां पर कर देंगे, ठीक है। चलो फिर अगला प्रश्न, शाबाश। मेहरौली जो कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो किस प्रमुख शासक से संबंधित है? लो मेरे भाई, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? क्या आंसर करोगे? सॉल्यूशन पे चलें। अगर मेरे सभी भाई ने ऑप्शन यहां पर ए को दिया है जी चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2026 के लिए निर्धारित 48वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए किस देश को आधिकारिक अध्यक्ष और मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है? बताइए साहब। 2026 के लिए निर्धारित 48वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए किस देश को आधिकारिक अध्यक्ष और मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 है ना। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है और फिलीपींस को इस बार चुना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है जी। नंबर 14 देखो भाई, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ये बताओ फटाफट से। अच्छा, अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न बोल दूं कि भाई एग्जाम में अगर आ जाए कि भारतीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहां है जी? भारतीय खाद्य अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे मुझे? देखो साहब, खाद्य और कृषि संगठन का यानी कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, अगर आप सभी रोम को आंसर दे रहे हैं जो कि इटली में है, बिल्कुल सही है। पेरिस का सभी को पता है जो यूनेस्को है, जिनेवा WHO है, न्यूयॉर्क जो है वो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी हेडक्वार्टर है। परंतु भारतीय खाद्य अनुसंधान संस्थान याद रखना तो ये मैसूर में है साहब। कहां पर है जी? ये मैसूर में है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जी। जीके का लास्ट प्रश्न, और ये वाला प्रश्न भाई 2025 वाला कोई मेरा भाई क्लास देख रहा है, ये प्रश्न 2025 के एग्जाम में दूसरे टाइप से पूछा था, INS राजपूत को लेकर, है ना। मैंने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS हंगोर ने भारत के किस युद्धपोत को डुबाया था? देखो आपके एग्जाम में दूसरा प्रश्न आया था कि INS राजपूत ने जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की किस पनडुब्बी को डुबाया था, है ना। पाकिस्तान की किस पनडुब्बी को डुबाया था? INS राजपूत ने पाकिस्तान की पनडुब्बी को डुबाया था। और इधर यह है कि PNS हंगोर ने भारत की एक पनडुब्बी को डुबाया था जिसका नाम है जी INS खुकरी।
ये याद रखना, इस बार प्रश्न ये भी बन सकता है आपके पास, ठीक है ना। और जो आईएनएस राजपूत है 1971 के ही युद्ध में पाकिस्तान की पनडुब्बी को डुबाया था, उसका नाम था साहब पीएनएस गाजी। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे रहे होंगे, आज मैं आप सभी के कमेंट पढ़ने में असमर्थ हूं, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी क्लास का मजा ले लेना चाहिए आपको, है ना। प्रश्न भी जल्दी हो रहे हैं और क्वालिटी तो आपको पता है हमारी क्लास में क्या रहती है। आओ भाई सेक्शन बी की तरफ। मानव प्रजनन तंत्र के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? बहुत जरूरी प्रश्न है ये। जो टॉपिक है ना फर्टिलाइजेशन सिस्टम, ये तो आ ही रहा है एग्जाम में, ये छोड़ नहीं रहा भाई। मानव प्रजनन तंत्र के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? फैलोपियन ट्यूब, मैंने आप सभी को बताया था कि जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहां होती है साहब? निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अब एक पॉइंट छोटा सा याद रखना, जो भ्रूण है उसको पोषण और ऑक्सीजन किससे मिलता है? उसको पोषण और ऑक्सीजन मिलता है, याद रखना जी, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा हिंदी में अपरा कहते हैं उसको। प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलता है। जो मदर खाती है, कुछ भी खाएगी, बच्चों को उसी रूप में पोषण मिलेगा, उसके पेट में जो एक ट्यूब लगी होती है प्लेसेंटा से। नंबर आपका 17, किस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन के रूप में जाना जाता है? विच हार्मोन इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन? आंसर मैच करना। प्रोजेस्टेरोन आप सभी का राइट आंसर है जी। ये टेस्टोस्टेरोन तो आप सभी को पता है साहब, ये नर जनन हार्मोन होता है, यानी कि ये मेल सेक्स हार्मोन है साहब। और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आप सभी को पता है साहब, वृषण में इसका निर्माण होता है, इंग्लिश में कहते हैं साहब टेस्टिकल्स। चीजें क्लियर हो गई सभी की? चलो फिर आगे बढ़ते हैं साहब। अगला प्रश्न देखो जी, किसी पादप हार्मोन को बोने पौधों को लंबा करने और बीजों को अंकुरण को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है? किस पादप हार्मोन को बोने पौधों को लंबा करने के लिए और अंकुरण को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है? चलें भाई, ध्यान से समझना। ऑक्सिन का मैंने आपको क्या बताया था साहब? गुरुजी ऑक्सिन आपने बताया था कि जो पौधे हैं, पौधों की वृद्धि को ऑक्सिन क्या करता है गुरुजी? ये नियंत्रित करता है ना। एब्सिसिक एसिड को तो क्या बोलते हैं साहब? तनाव हार्मोन कहते हैं जी। मैंने आपको ये भी प्रश्न आप सभी को बता रखा था साहब। साइटोकाइनिन का काम क्या है जी? कोशिका का विभाजन करना। शॉर्टकट में बता रहा हूं क्योंकि मैंने डिटेल से अपनी बहुत सारी क्लासेस करवा दी हैं आपको। और जिब्रेलिन का काम होता है बोने पौधों को लंबा करना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? ये तो सुपर इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है, बहुकोशिकीय कौन सा है? हर टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। वेरी गुड। रिकॉर्डेड है ना, तो बार बार लैपटॉप में देखना पड़ रहा है कि कोई इशू ना आ जाए। शाबाश। चले देखो साहब, एक चीज याद रखना, ये जो युगलिना है ये आपका एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। कौन सा जीव है साहब? एक कोशिकीय है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना जी, ये प्रोटिस्टा संघ का है साहब। ये किस संघ से है? तो ये प्रोटिस्टा संघ से संबंधित है। हाइड्रा की बात करेंगे तो हाइड्रा एक बहुकोशिकीय है जो कि जंतु जगत के सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया संघ से संबंध रखता है। बैक्टीरिया आपको और याद रखना है, बाकी सभी एक कोशिकीय हैं, ये भी एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है, परंतु बैक्टीरिया जो है ना ये मोनेरा संघ से संबंध रखता है। किस संघ का है साहब बैक्टीरिया? तो मेरे भाई कहोगे आप मोनेरा संघ का है जी। क्लियर हो गई चीजें? अगला प्रश्न देखते हैं जी, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज उत्तरदायी है? बताइए, शाबाश, फटाफट से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या मेरे सभी भाई ऑप्शन बी को बता रहे हैं? पोटेशियम। बिल्कुल राइट बता रहे हैं जी। पौधों में जड़ के बालों द्वारा, जो जड़ के जो पतले पतले वो होते हैं, बाल जैसे होते हैं, रेशा रेशा होता है, जो जड़ होती है उसकी, जल का अवशोषण किस भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है? याद रखना भाई, मेरी ई बुक का अगर आप लोगों ने पादप विज्ञान अभी तक नहीं निपटाया है, एग्जाम आने वाला है, 3-3, 4-4 प्रश्न ऐसे ही आपको दिखाई देंगे, फिर मजा आएगा। जल को अवशोषण
किस प्रक्रिया के माध्यम से? तो आप लोग डिफ्यूजन कहोगे जी, विसरण के माध्यम से, है ना। ऑप्शन हमारा यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा साहब। एक मिनट रुक जाओ, ये प्रश्न पे थोड़ा सा डाउट है, मैं इसका एक बार फैक्ट चेकआउट कर लूं, है ना, क्योंकि ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया है। हाँ, मुझे पता था कि इस पे डाउट है यार थोड़ा सा। विसरण तो गैसों से रिलेट करता है, ठीक है, विसरण और प्रासरण में कंफ्यूजन था, गलती के लिए माफी। ऑप्शन सी मैच करना भाई, परासरण बिल्कुल राइट आंसर है जी। पौधों में जड़ के बालों द्वारा जल का अवशोषण जो है वो परासरण विधि द्वारा होता है। नंबर 22 देखो जी, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वर्मिलियन, यानी कि सिंदूर। क्या आंसर आप लोग करोगे? और इसका जो सूत्र है ना, वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिंदूर का फॉर्मूला क्या है। रासायनिक नाम तो आप लोग बता दोगे जी, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है गुरुजी? KNO3 आपने बताया था साहब। इसको शोरा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं साहब? शोरा कहते हैं। उर्वरकों में होता है और विस्फोटक पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? करो भाई। हाँ जी, अस्थि मज्जा क्या है साहब? अस्थि मज्जा में तो RBC का जन्म होता है ना। रेड ब्लड सेल का जन्म कहां होता है? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और मानव शरीर का ब्लड बैंक जो कहा जाता है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहते हैं, याद रखिएगा। नंबर 24, पानी के नीचे की वस्तु की दूरी मापने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका बताओ, शाबाश। पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? ये तो आसान है भाई, पहले भी कराया है। देखो, सोनार का प्रयोग किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का प्रयोग करते हैं साहब, है ना। और अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है जी, याद रखना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा साहब। क्लियर हो गई चीजें जी? चले आगे, चलो साहब। अगला प्रश्न है नंबर 25, मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े पाए जाते हैं? जो हमारे शरीर में पसलियां होती हैं उनके कितने पेयर्स होते हैं? ठीक है भाई, अगर टोटल बोलेगा आपको, टोटल कितनी पसलियां पाई जाती हैं, तो आप कहोगे जी 24। पेयर्स की बात करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है, हाफ हो जाएगा, टोटल 12 जोड़ी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मिर्च में तीखापन किस रासायनिक यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी जल्दी आंसर करो भाई फटाफट से। द pungency in chili peppers is due to the presence of which chemical compound? कैरोटीन तो नहीं याद रखना है जी। गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण, और दूध का पीला रंग होता है। लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग है, यह भी आपको करवाया है। आप ऑप्शन सी को आंसर देना, कैप्सेसाइन की वजह से मिर्च में तीखापन होता है। ऑप्शन सी राइट है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, लवणीय मृदा या दलदली तटीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, अगर एग्जाम में आ जाए भी, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? कैक्टस किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? तो देखो, ये जो जीरोफाइटा है ना, ये रेगिस्तान में उगने वाले पौधे होते हैं साहब, ठीक है। मरुदभिद की वजह कभी कभी जीरोफाइटा हिंदी में भी लिखा आ जाता है, क्लियर है। और लवणीय मृदा वाले जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं साहब हेलोफाइट्स, हिंदी में लवणोद्भिद भी बोलते हैं साहब। अगला प्रश्न, गन मेटल नामक मिश्र धातु के मुख्य घटक से कौन कौन सी धातु इस्तेमाल हो रही है? गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण है? कमेंट करो फटाफट। क्या आंसर करेंगे भाई? गन मेटल जो है ना, वो कॉपर, टीन और जिंक, तांबा, टीन और जस्ते का मिश्रण है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है साहब। लोहा क्रोमियम और निकेल से क्या बनता है जी? स्टेनलेस स्टील बनता है साहब। क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। अगला प्रश्न है जी, गैस वेल्डिंग में मुख्य रूप से ईंधन गैस के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? साइंस का सेकंड लास्ट प्रश्न है।
कि गैस वेल्डिंग में मुख्य रूप से ईंधन गैस के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर मेरे भाई, क्या आंसर करोगे? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्या आप सभी एसिटिलीन को दे रहे हैं? एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखना। क्लियर है? ये लो भाई साइंस का लास्ट प्रश्न। रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का निर्माण कहां होता है? भले ही क्लास रिकॉर्डेड प्रीमियर है, क्वालिटी और कंटेंट से कोई समझौता नहीं है। मैथ देखोगे तो प्यार हो जाएगा, बढ़िया प्रश्न डाल रखे हैं आज। रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का निर्माण कहां होता है? आप कहोगे गुरुजी इनका निर्माण लीवर में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है साहब। लीवर बहुत बड़ा ऑर्गन है भाई, लीवर के बारे में आप डिटेल में जाओगे तो जाते ही रह जाओगे बस। चलो भाई, ऐसा है कि आपके जीके और साइंस तो मैंने कर दिया है कंप्लीट, है ना। अब आते हैं मैथ के सेक्शन की तरफ। और उससे पहले आप सभी को बता दूं, रिमेंबर करा दूं कि हमारी जो आर्मी अग्निवीर की टेस्ट सीरीज थी ना, आप सभी की डिमांड पर 2 दिन के लिए सिर्फ 79 में अवेलेबल हो चुकी है। परचेज करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए। देखिए कि साहब पेपर से पहले 30 पेपर लगा लोगे उस पेपर जैसे, तो कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या मजा ही आ जाएगा। शुभम क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। 30 पेपर आप सभी की डिमांड पर 79 में अवेलेबल हो चुके हैं। अब मेरे सभी भाई फौजी बनेंगे, बस मुझे इतना पता है। ई बुक नहीं ली है तो 79 में ई बुक का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, परचेज कर लीजिएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं साहब। आ जाओ जी मैथ के सेक्शन पर। बढ़िया सा प्रश्न ये लो। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 और उनका अंतर 20 है, तो उनका अनुपात क्या होगा? यहां से पढ़ना है। यदि दो संख्याओं का योग 60 और उनका अंतर 20 है तो अनुपात क्या होगा? आप कहोगे कि मैंने माना कि एक संख्या x है और एक संख्या y है। इनका जो टोटल दिया है वो हमको दिया है भाई 60, और इनका जो डिफरेंस दिया है हमको वो दिया है जी 20। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीका अपनाते हैं, है ना। हम लोग देखो ये प्लस प्लस का है तो यहां पर 2x हो जाएगा, प्लस और माइनस को कैंसिल कर देंगे और यहां पर आपका 60 और 20 कितना हो जाएगा गुरुजी? ये 80 हो गया, है ना। अब अगर मैं 2 से 80 को काट दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब? x की वैल्यू आ गई 40। तो देखो भाई x की वैल्यू हमारी आ गई यहां पर 40। हमें अनुपात निकालना है ना। अब हमको निकालना है y। अब एक चीज बताओ, ये वाली इक्वेशन को पकड़ के यहां पे रखता हूं। यहां पर लिखा है साहब x प्लस वाई बराबर 60 है। अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा x है वो कितना आया है भाई, x हमारा आ गया 40। तो आप कहोगे जी 40 इधर जाकर के 60 में माइनस हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी साहब यहां से, है ना। तो आप कहोगे जी y की वैल्यू हमारी 20 आ गई और हमें रेशो ही निकालना है। 20 से काट देंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2:1। ऑप्शन बी क्या सभी ने दिया है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 32 है जी। यदि m/n 5/4 है तो n का मान m का कितना प्रतिशत है? सिर्फ आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मैथ का यही लेवल आ रहा है, यही करवाएंगे आपको। अभी तो मिक्स प्रश्न बहुत सारे बचे हैं, देख लेना। देखो साहब, हमको पता है कि m/n दिया है 5/4। अब n का मान यानी कि 4 जो है वो m का यानी कि 5 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए गुणा 100 लगा दो, बस। 5 से काटेंगे, ये 20 बार में कट गया और आप कह दोगे गुरुजी क्या 80% सही आंसर है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखो इसी बात पर। कह रहा है कि मान ज्ञात करिए। आपको ये संख्या दे रखी है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। यहां पर लिखा है साहब 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17, और ये डिवाइड में क्या दे रखा है जी? 6.66 दिया है। अब एक चीज मेरे भाई आपको समझ में आया, जब आर्मी का 2023 का एग्जाम चल रहा था ना, तो ये प्रश्न बहुत आ रहा था एग्जाम में। यहां पर अगर देखोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई है, तो आपको एक चीज नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं इसको a मान लूं तो ये a गुणा a का स्क्वायर माइनस इसको हम b का स्क्वायर लिख सकते हैं साहब। कहोगे ठीक है जी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। मेरी बात समझ में आई सभी को? अब a प्लस बी यानी कि 7.83
प्लस 1.17 है ना, और यहां पर क्या है जी इंटू a माइनस बी है साहब। a माइनस बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा साहब 7.83 माइनस 1.17। ठीक है साहब, मेरी चीजें आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने सिर्फ अभी ऊपर वाली चीज को एलोबरेट किया है, सिर्फ ऊपर वाले को फॉर्मूले के हिसाब से तोड़ दिया है साहब। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर इनको जोड़ आ जाएगा जी 9.0, ठीक है, और यहां पर जो आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगी वैल्यू वो क्या आ जाएगी साहब, वो आ जाएगी जी 6.66। आप ध्यान से समझना, सिर्फ इसको एनरोल किया है। अब आप कहोगे गुरुजी जो पूरी वैल्यू है, यानी कि इसको हटा देते हैं ऐसे, देखो साहब, यानी कि आप कहेंगे सर जी जो आपने सोल्व किया है, जो ऊपर वाले की वैल्यू आई है जी वो आई है साहब 9.0 इंटू 6.66, और डिवाइड में हमारी वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है, यहां पर 6.66 दे रखी है। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा राइट आंसर 9.0 आ जाएगा। बहुत सरल प्रश्न था, बस अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 2023 में भर भर के आ रहे थे इस टाइप के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं जी कि एक स्कूल में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:25 है। यदि 40 शिक्षक हैं तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशो 1:25 है। समझ गए भाई, अगर 40 टीचर हैं, यानी कि जो एक रेशो की वैल्यू है वो 40 दे रखी है हमको, ऑलरेडी 40 टीचर है भाई, तो स्टूडेंट कितने होंगे साहब। अगर एक रेशो की वैल्यू 40 है, डायरेक्ट कर दो भाई, ये 40 को 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे जी 1000 टोटल स्टूडेंट थे जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया भाई। कितना आसान प्रश्न था जी, क्योंकि अब समझाने और डिटेल से चलने का समय तो है नहीं, जिस प्रश्न में जरूरत होगी उसमें डिटेल से भी चलूंगा भाई, है ना। ये देखो भाई 7/10 को प्रतिशत के रूप में क्या होगा ये बता दो, शाबाश। चले भाई, देखो जी, आप कहोगे जी 7/10 इंटू 100 कर देंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल फैक्ट है बस, है ना। 0 से 0 काट दोगे, सभी का आंसर कहोगे गुरुजी ये तो 70% आ गया, ऑप्शन बी वाला। किसी का कोई डाउट भाई। आगे बढ़ते हैं, बस मैं आज आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूं। आज मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूं, पर मुझे पता है कि आप लोग मेरे से पहले आंसर दे रहे होंगे आज। देखो भाई, कह रहा है कि 5 बैग और 2 बोतलों का कुल मूल्य 1500 है। यदि एक बोतल का मूल्य 250 है तो 5 बैग का मूल्य क्या होगा। कितना सरल है भाई, 5 बैग प्लस 2 बोतल टोटल 1500 रुपए की हो रही है साहब, परंतु एक बोतल जो है वो कितने की है जी 250 की है, और यहां पर 2 बोतलों का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब आप कहोगे गुरुजी 2 बोतल की बात करेंगे तो 250 गुणा 2 कर देंगे तो 2 बोतलों का मूल्य 500 रुपए आ गया भाई। यहां पर इतना समझ गए आप, तो मैं इधर आ जा रहा हूं अब, है ना। अब देखो साहब, इतना समझ गए, इधर आता हूं जी। ये कह रहा है कि 5 बोतल 5 बैग, है ना, यहां पर बैग को ऐसे लिख देता हूं मैं, 5 बैग और 2 बोतलें जिनकी वैल्यू कितनी है साहब, यार इसको तो खत्म करो, इधर भी देखो। अगर 2 बोतलों की वैल्यू 500 रुपए है तो मैं अगर 1500 में से 500 घटा दूं तो आप सीधा कहोगे कि जो 5 बैग हैं, अगर हम इस 1500 में से ये बोतलों की कीमत घटा दें तो 1000 रुपए जो आपका राइट आंसर आएगा वो 5 बैग की वैल्यू आ जाएगी। उतना कहां जाना इतने लंबे पे, समझ गए बस। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो साहब, कह रहा है कि एक लड़का अपने स्कूल की आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। औसत गति का फॉर्मूला ना, ये सवाल कभी भी आपके एग्जाम के लिए पुराना नहीं होगा, हमेशा आएगा एग्जाम में। चलो मेरे भाई, आज पेपर बड़ी स्पीड में हो रहा है, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगा देना है बस आज, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। ये कह रहा है औसत गति, औसत गति का मैंने आपको क्या बताया, जब हमको स्पीड दी हो तो हमारा फॉर्मूला होता है जी 2xy डिवाइड में x प्लस का y, है ना। तो आप कहोगे जी 2 गुणा 1x हमें 4 दिया है, y हमें दिया है 6, और डिवाइड में क्या करेंगे जी x प्लस वाई, यानी कि 6 + 4 10 हो जाएगा। अब देखो साहब, मैं क्या करता हूं, देखो 6 गुणा 4 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48,
48 डिवाइड बाई 10 है, तो यहां पर 4.8 आ जाएगा भाई, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ऑप्शन इसका भी ए करेक्ट हो गया दोस्त। नेक्स्ट, लो भाई इसको ज्ञात करो। ये कह रहा है कि भिन्न 2/3 और 4/9 का एलसीएम। ठीक है, कह रहा है कि भिन्न 2/3 और 4/9 का एलसीएम। अब जब भी हमें बोलेगा कि एलसीएम निकालना है भिन्न का, तो हम ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का क्या निकालते हैं भाई, फिर हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। ये फैक्ट तो आप लोगों ने सिंपली पढ़ा होगा, है ना। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, इसमें जो है भैया 4 जो है वो आपका 4 और 2 का एलसीएम आ गया। 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे जी 3 और 9 का एलसीएम 3 आ जाएगा। बस सीधी सी बात है, 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना था, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। इतना तो निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, तो आसान पर टैकल करना पड़ेगा कि यदि 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब हमें संख्या नहीं पता कि कितना मूलधन है, तो हम कह देते हैं कि जो हमारा मूलधन है मेरे भाई वो हमारा 100 है। आप कुछ भी ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैंने माना कि जो मूलधन है वो 100 है। 100 इसलिए लिया है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसका मतलब जो हमारा ये साधारण ब्याज होगा वो मूलधन का 40% होगा। 100 का 40% कितना होता है, आप कहोगे गुरुजी 40 है तो हमारा साधारण ब्याज 40 आ गया। यहां से बस इतना क्लियर हो गया आप लोग का, तो मुझे लग रहा है प्रश्न हो गया। अब ब्याज की दर निकालनी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला लगाओगे गुरुजी सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, हाँ जी, प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है जी, यहां से 40 आया है, तो आप 40 गुना 100 कर दोगे। प्रिंसिपल हमने 100 माना हुआ था और टाइम हमारा 4 वर्ष का है। बस हो गया, यहां से ये 100 से हमारा 100 कट गया, 4 से 40 को काटेंगे तो यहां पर 10%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया भाई। बताओ, समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 40, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 924 है। अगर एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम का फेवरेट है, घुमा फिरा करके पूछता ही पूछता है ना। सिंपल फॉर्मूला याद रखना, इसमें जो फॉर्मूला लगता है भाई, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बस ये फॉर्मूला लगता है। एलसीएम कितना दिया है जी हमको, 924 दिया है सर। एचसीएफ कितना दिया है हमको, 12 दिया है जी, बराबर एक संख्या 132 दे रखी है और दूसरी संख्या हमको यहां पर निकालनी है। तो जब भी संख्याएं ऐसे बराबर में हो हम क्या करते हैं सर, डिवाइड करते हैं, है ना। देखो साहब, पहले 12 से काट दूं, 12 से अगर मैं 132 को काटूंगा तो ये 11 बार में कट गया, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। 11 से 924 कट जाएगा जी, 11 8 88, 11 चौक 44। तो यहां से आप कहोगे जी दूसरी संख्या 84 आ जाएगी, ऑप्शन ए वाली। सभी का क्लियर है, मेरे से पहले सॉल्व कर दिया ना आप लोगों ने। चलो, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समझाने का भी समय नहीं है और बहुत वैसे प्रश्न भी नहीं कि मैं आपको समझा करके आपका टाइम वेस्ट करूं। आप बस प्रैक्टिस करो, आज प्रैक्टिस। 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु 680 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य बता दो। देखो सिंपल फॉर्मूला ना आप सीपी वाला भी लगा सकते हैं। अगर हम लोग एमपी की बात करेंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इनटू 100 और 15% की छूट दी है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बस काम खत्म हो गया आपका। 680 गुणा में गुरुजी 100 कर दिया, 100 में से 15 घटाएंगे तो सर यहां पर 85 आ गया जी। कितना देखो किससे कट रहा है, ये दोनों कट जाएंगे, 680 और 85, है ना। किससे कटेंगे जी, 17 पंजे 85 और 17 4 जा 68, यहां पर 40 आ गया जी। फिर 5 से काटेंगे गुरुजी, 8 बार में कट गया। अब 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 800 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य था साहब। बताओ, चलो जी नंबर 42 देखो भाई आपके सामने। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझना। यह कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है।
चलें सॉल्यूशन पर। देखो साहब, अगर मैं आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूं और हमको विकर्ण दिया हो, तो इसका फॉर्मूला होता है जी 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्योंकि हमको क्षेत्रफल ही 240 दिया है, तो 240 में क्षेत्रफल के नीचे लिख लेता हूं, बराबर 1/2 इंटू एक विकर्ण 16 दिया है और हमको दूसरा d2 जो है वो निकालना है। बस हो गया। अब आप 2 से ये 16 को भाग करोगे तो 8 बार में चला जाएगा। बराबर के आमने सामने भाग होता है, तो हम इस 8 से 240 को करेंगे तो 8 या 24, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो आप कहोगे जी जो दूसरा विकर्ण है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। सभी ने सही आंसर दिया है ना। ये प्रश्न को ध्यान से समझ लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इधर देखो साहब, इस प्रश्न का फॉर्मूला बताना है कि n भुजा वाले एक नियमित बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। यह है अंतः कोणों का योग। अगर यहां पर आपको बोल देगा ना कि प्रत्येक कोण का मान, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे याद रखना। देखो, क्योंकि अगला प्रश्न उसी पर बेस्ड है। अगर सभी भुजाओं के अंतः कोणों का योग बात करेंगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपको ईच कोण की बात करेगा कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे जी n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। चीजें समझ में आ गई। ये फॉर्मूला प्रत्येक कोण का है। जैसे कि हमारा अगला प्रश्न आपको कहता है, कह रहा है कि एक सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताना है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण का माप मतलब वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जी, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। ठीक है साहब, n कितना है साहब, अष्टभुज यानी कि 8 भुजाएं हैं, तो डायरेक्टली मैं कर दूं 8 - 2 गुणा में 180 डिग्री। और टोटल कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं, तो नीचे 8 लिख देना। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो साहब, यहां पर आ गया जी आपका 6 गुणा 180 डिग्री डिवाइड बाई 8। काट दो इसको जहां से कट रहा है साहब। देखो यहां से कट जाएगा, सीधा सीधा काट दें। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 से काटेंगे जी, यहां पर कितना होगा साहब, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो जी, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135 डिग्री जो है ऑप्शन डी आपका राइट है। बस अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आपका प्रश्न हो जाएगा। आ गए भाई मैथ के आज आखिरी प्रश्न पर। आज क्लास बहुत स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड है, मैं आज कमेंट पढ़ नहीं रहा हूं आप सभी के, परंतु मैंने कंटेंट और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया है। 45 60 का कितना परसेंट है, 45 इज द विथ परसेंट ऑफ 60। कैसे करोगे, 45 किसका, 60 का कितना प्रतिशत है, उसके लिए 100 से गुणा कर दो बस, है ना। ये 0 से गुरुजी 0 काट दिया हमने। आप कैसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 से ये 15 पे कट गया। 2 से काटेंगे तो ये 5 पे कट गया जी। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहोगे जी 75% आ गया। ठीक है भाई, चलो फिर इसी बात पे रीजनिंग के आखिरी के 5 परंतु दमदार प्रश्न। श्रृंखला को सही विकल्प चुने। यह बताओ भी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसमें क्या लॉजिक आपका फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा, प्रश्न हो जाएगा बस। चलें भाई, देखो साहब, ये 0 है, ये 7 है, 26 है, मुझे दिख रहा है कि किसी ना किसी के नजदीक है ये। जैसे 0 को अगर यहां पे क्या लिखा है जी, 1 की पावर 3 -1 करेंगे तो ये 0 हो गया। फिर आगे क्या किया ना, 2 की पावर 3 माइनस का यहां पर क्या करेंगे साहब, हाँ जी 2 की पावर 3 माइनस का 1 करेंगे तो यहां पर 7 हो गया। फिर आप कहोगे गुरुजी 5 की पावर 3, और क्या कर रहा है यार भाई, फिर यहां से आपके 3 की पावर 3 -1 करेंगे तो आप कहोगे जी 26 आ गया। फिर 4 की पावर 3 -1, 5 की पावर 3 -1, कहोगे सर जी आगे हमारा 6 की पावर 3 और -1 आ जाएगा। 6 की पावर 3 216 और माइनस का 1 करेंगे तो 215। ये प्रश्न करवाने का मतलब यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता लगता रहे कि लॉजिक क्या पूछता है एग्जाम में। नहीं तो ऐसे तो आप गुणा भाग में फंसे रह जाओगे। जैसे अगला प्रश्न देखो भाई, इसमें बताओ क्या लॉजिक लगाओगे आप लोग। लो,
4, 9, 20, 43, 90, आगे बताओ यहां पर कौन सी संख्या आएगी? करो आंसर फटाफट से करो। देखो भाई ध्यान से समझना, मेरे सभी भाई ध्यान से समझना। ये क्या कह रहा है जी? 4, 9। यहां पर देखना भाई, आप पहले डिफरेंस चेक करोगे तो संख्या एकदम डबल डबल में बढ़ रही हैं, कुछ डबल के आसपास का आंकड़ा दिखाई दे रहा है ना? यानी कि यहां पर इसने 4 का डबल करेंगे तो 8 होगा, परंतु यहां पे 9 है, यानी कि इसने क्या पता प्लस का 1 करके 9 बना दिया हो। फिर यहां पर अगर मैं 9 का डबल करूंगा तो 18 हो जाएगा जी। इसका मतलब यहां पर फिर प्लस का 2 हुआ है तो आपका 20 हो गया साहब। यानी कि फिर अगर मैं 20 को 2 से गुणा कर रहा हूं और यहां पर 3 जोड़ दूं तो 43 हो रहा है ना? और ऐसे ही अगर मैं इस 43 को 2 से गुणा करके 4 जोड़ दूं तो आप कहोगे सर जी ये 90 हो गया। मतलब आपका क्या बन रहा है भाई? देखो गुणा 2 तो सभी में कॉमन है, +1, +2, +3, +4, यहां पर सर जी +5 आ जाएगा। यानी कि 90 को 2 से गुणा करके प्लस का 5 कर देंगे तो 185 आपका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर है। आंसर देते रहना भाई बस फटाफट से। चलो अगला प्रश्न देखो, एक और दमदार और ट्रिपल टाइप कोडिंग डिकोडिंग आ गई आपके सामने। करो इसका आंसर क्या है भाई? 3 ही ऑप्शन है, पता नहीं ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है, देखना पड़ेगा, है ना? चलो इन तीनों में से ही कोई एक आंसर आएगा हमारा, ये तो कंफर्म है। ये कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में 1, 2, 3 को ब्राइट लिटिल बॉय, 145 को टॉल बिग बॉय और 637 को ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर लिखते हैं, परंतु हमें बताना है कि ब्राइट का कोड क्या होगा। क्या बताया था मैंने आपको इसका? मैंने कहा था कि पहले देखना है कि ब्राइट कहां कहां है। ब्राइट ऊपर वाली लाइन में तो है, परंतु बाकी किसी लाइन में ब्राइट नहीं है। और ब्राइट लिटिल बॉय का कोड क्या है साहब? 1, 2, 3, यानी कि इनमें से कोई एक ब्राइट का कोड होगा। अब क्योंकि ब्राइट पहली ही लाइन में है, कहीं और रिपीट है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे भाई? हम देखेंगे कि क्या एक कहीं रिपीट हो रहा है, तो एक यहां रिपीट हो रहा है, यानी कि एक जो ब्राइट का कोड नहीं होगा वो किसी और का कोड है। क्या 2 रिपीट हो रहा है? तो 2 तो शायद कहीं नहीं रिपीट हो रहा। 3 यहां रिपीट हो रहा है, तो 3 भी नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि ब्राइट का कोड आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ब्राइट पहली ही लाइन में था, तो बाकी जो इसका कोड है वो भी पहली ही लाइन में होना चाहिए। लो भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है और आपका एग्जाम में बहुत पूछ रहा है ये प्रश्न। बताइए मेरे भाई, बोर्ड मास कह रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और सोल्व करना है। यानी कि देखो साहब, यहां पर 15 है, गुणा को कैसे करना है? गुणा को डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 3। प्लस को माइनस करना है, -10। डिवाइड को गुणा करना है 5 और यहां पर प्लस का 2। बस सोल्व करना है इसको, है ना? पहले हम लोग क्या करेंगे साहब? डिवाइड करेंगे। अगर मैं 3 से 15 को डिवाइड करूं तो 5 आ रहा है, माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर गुरुजी 50 आ गया और प्लस का हमारा यहां पर 2 आ गया। इतना फैक्ट सभी को क्लियर हो गया? अब देखो साहब, अब यहां पर कहोगे कि 5 और 2 7, है ना? प्लस प्लस को जोड़ ले 7, यानी कि ये -50 में से अगर मैं यहां पर प्लस का 7 करूं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी? माइनस हो जाएगा। बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस का 43 आंसर हो जाएगा आपका। पहले हमने ना प्लस प्लस वालों को जोड़ करके यहां 7 बना दिया था, -43 एक लौता माइनस का नंबर है, तो बच्चे वैसे भी हिंट लगा लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है भाई, इस प्रश्न को कर दो सोल्व और फिर सेशन को करते हैं समाप्त। आज रिकॉर्डेड क्लास थी, इसके लिए माफी चाहूंगा, कुछ बहुत ही अर्जेंट है, वो आपको बहुत जल्दी बताएंगे, ठीक है? अभी के लिए तो ये यहाँ पर देखो, पर कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। मुझे अपना स्टैंडर्ड, मुझे अपना लेवल पता है कि मेरा लेवल क्या है। ऐरा गैरा प्रश्न नहीं करा के निकलते कभी भी। दी गई वर्णमाला में ए से लेकर जेड में बाएं से दाएं, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो साहब, ये है जी ABCDEFGHI, ऐसे करते करते Z तक हमें जाना है। हमें कहां तक जाना है? Z तक जाना है, पर हमें वहां की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने पास ही का पूछा है। अब मैंने आपको रीजनिंग बताया था कि ये वाली लोकेशन होती है जी बायां यानी कि लेफ्ट, और ये वाली लोकेशन होती है जी राइट यानी कि दायां। याद आया सभी को? इसने कहा है कि बाएं से चौथा ही अक्षर, यानी कि बाएं से चौथा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा साहब? डी हो जाएगा, है ना?
और इसके दाएं को दूसरा, इसके राइट को दूसरा। अब डी का राइट 1 2, आप कहोगे जी एफ हमारा सही आंसर है, ऑप्शन डी वाला। क्या सभी को सेशन पसंद आया है? एक बार कमेंट कर दो कि इन 50 में से आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं। और एग्जाम में अब ज्यादा समय भी नहीं है, मेहनत उतनी करो कि भाई इस बार सिलेक्शन हो जाए। बस प्रैक्टिस और रिवीजन दबा के करना। आप सभी के लिए हमारे जो मॉक टेस्ट है ना, वो मैंने 2 दिन के लिए 79 का आपको तोहफा दे दिया है। अब मत चूकना, सिलेक्शन लेना है। 79 रुपीज में आपको आर्मी अग्निवीर के कंप्लीट मॉडल पेपर मिल रहे हैं, वो भी 30 दमदार ऑनलाइन, जिसमें जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ रहेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं अपने मॉक टेस्ट में आपको 50 में से 30 प्लस का टारगेट दे रहा हूं, इतना आप लोग लेकर चलना। सॉल्यूशन एनालिसिस जरूर देखना। हमारी एप्लीकेशन शुभम ई क्लासेस आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। इस वीडियो के कमेंट में भी लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। चलिए भाई, सेशन को बंद करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।